हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सो नाउ इस चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हमने सारी चीज़ें पढ़ी एंड हमने देखा माइक्रोब्स कितनी तरीके से हमें हेल्प कर रहे हैं। बट नाउ बात यही आती है, समझना की बात नहीं है, बात है एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चंस के आंसर्स को। सो नाउ कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस इतने खास नहीं दे रखे, इजी से हैं। अच्छा, एक आधा क्वेश्चन ना आपको इसके पहले वाले चैप्टर से दिया हुआ है, बट वो हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजीज फॉर फूड इनहांसमेंट वाला वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन उस चैप्टर में से यहाँ पे है, वी विल डिस्कस एंड आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नाउ कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको एक आधा क्वेश्चन ना दिखे बिकॉज वो रिपीट हो रहा है या वो बिल्कुल डायरेक्ट है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लेकर के आई हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया को हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, बट दीज कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली भाई, क्या बात कर रहे हैं। If you have to carry a sample from your home to your biology laboratory, अगर आपको एक सैंपल लेकर के जाना है जिसमें बैक्टीरिया होना चाहिए, अपने घर से लैब में जाते हो, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए माइक्रोब्स हैं और आपके पास तो है नहीं माइक्रोस्कोप, तो अपने लैब में माइक्रोस्कोप से देखोगे। Which sample would you collect and why? देखिए सिंपल सी चीज़ बोल रहा है, बहुत ही बेतुका क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकर के इसलिए आई हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि अरे ऐसा क्या पूछ लिया। आपके पास तो घर पे भाई माइक्रोस्कोप है नहीं, तो आप बैक्टीरिया को कैसे देखोगे। लेकिन अब आपको घर से लैब में लेकर के जाना है, तो आपको कुछ सैंपल लेकर के जाना है। अब आपको वो दिख जाए, बट पक्की बात होनी चाहिए कि आपके उस सैंपल में माइक्रोब होगा। सो क्या लेकर के जा सकते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पे नेचुरली मिल सकते हैं बैक्टीरिया, जैसे पुराने खाने में। अब पुराना खाना कैसे लेकर के जाएंगे। देखिए क्या होता है बेटा, जैसे हम कुक करते हैं, आफ्टर सम टाइम कल का खाना आज नहीं खाना चाहिए, आज का खाना कल नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है। ऐसे ही वाटर में लेट्स सपोज कूलर में कोई पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, या सामने आपके जिस घर के बाहर कोई पिट है उसमें पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, उसमें आपको मिल सकते हैं। आपके गार्डन की जो सॉइल है उसमें आपको मिल सकते हैं। कोई पुरानी जंग है या लकड़ी है पुरानी, बस बाहर पड़ी है काफ़ी टाइम से, तो ऐसी चीज़ों में बैक्टीरिया हो सकता है। सो बेसिकली आपको अटेम्प्ट करके आंसर लिखना क्या है कि कौन कौन से सैंपल आप लेके जा सकते हो। आप सॉइल सैंपल, वाटर सैंपल, स्टेल फूड। अक्सर स्टेल फूड में इजीली फंजाई दिखता है, बट बैक्टीरिया की बात कर रहा है, ठीक है। देन आपको पता है कर्ड में भी होता है बैक्टीरिया। देन आप कोई भी पुरानी चीज़ लेके जा सकते हो। सो सीधी बेटा बात ये क्या है, ये बैक्टीरिया के हैबिटेट हैं। हैबिटेट यानी बैक्टीरिया यहाँ पे इजीली पाया जाता है। सो एनी सैंपल जो कि बैक्टीरिया का नेचुरल हैबिटेट है, उसमें ऑब्वियसली बैक्टीरिया मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। गिव एग्जांपल्स टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैस। माइक्रोब्स जो है वो गैस रिलीज करते हैं। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, CO2 के बारे में बताया था कि CO2 गैस रिलीज होती है। सो याद कीजिए बेटा, हमने बात की थी ईस्ट की फर्मेंटेशन की एंड हमने बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन की भी बात करी। सो बैक्टीरिया, लेट्स से लैब की बात कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो पहले तो वो मुझे लैक्टिक एसिड देगा बना करके, बट उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता। कर्ड जब बनाते हो खटास इसीलिए होती है बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड, और उस लैक्टिक एसिड की वजह से जो मिल्क के प्रोटीन्स हैं वो आपके कोगुलेट होते हैं। बट अगर उसकी फर्दर नेक्स्ट स्टेप होगा, जब अगला स्टेप होगा फर्मेंटेशन का, तब बेटा उसके बाद आपके पास डेफिनेटली बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक एसिड, इथेनॉल फिर बनने लगता है, एंड तब बेटा आपका बनने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो नाउ
यू हैव टू राइट अबाउट माइक्रोब्स जहां पे गैस रिलीज होती है. सो इडली डोसा बनाने वाले डो में बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करता है और वहां पे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है. और हमने कहा किया था, याद कीजिए, स्विस चीज. इसमें बेटा लार्ज होल्स थे, अगेन क्योंकि उसमें CO2 इवॉल्व हुआ था. ठीक है. कौन सा बैक्टीरिया था? चलो बैक्टीरिया का नाम भी लिख देती हूं. प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी. ठीक है, तो बैक्टीरिया का नाम भी लिख लेंगे. तो ये आपके CO2 रिलीज कर रहा था, गैस रिलीज कर रहा था. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? मेंशन सम ऑफ देयर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. किस किस खाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है? सो देखिए भाई, सबसे पहले मिल्क में, कर्ड में, चीज में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलता है, लैब से ही बनाया जाता है. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगेन एक तो यही बात हो गई कि लैब है, वो मिल्क से कर्ड बनाने में मदद करता है. सिमिलरली बेटा इसमें इसी तरीके से वो मिल्क से चीज बनाने में भी मदद करता है, रॉ चीज जिसको पनीर कहते हैं. फिर उसको फर्दर राइप करके, बट यहाँ पे फंगस यूज होता है, तो अगेन अलग अलग तरीके का चीज बनाया जाता है. सो राइप कर रहे हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, उसका टेस्ट अलग होगा. तो एक तो फूड प्रोडक्ट्स बनाने में मदद कर रहा है. बेटा जब कर्ड बनाता है, लैक्टिक एसिड बनता है, तो आपको पता है विटामिन B12 की वैल्यू वहां पे बहुत बढ़ जाती है. ये न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज करता है. ऑल्सो मैंने आपको क्या बताया था, ये गुड बैक्टीरिया हैं. जो हमारे गट को हेल्दी रखेंगे और किल करेंगे हार्मफुल बैक्टीरियाज को. ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को. तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच वे हैव माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीजेस कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया? बेटा याद करिए, मैंने आपको बताए थे एनसीईआरटी में क्या डिजीजेस मेंशन थी, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जैसे कि पर्ट्यूसिस, जैसे कि डिप्थीरिया, गला घुटू और कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बताया था. देन आपको मैंने बताया था काली खांसी, पर्ट्यूसिस, इनको ये सब लिखा गया है. तो ये सब बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस हैं और इन डिजीजेस के लिए वैक्सीन्स बनाई गई हैं, एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं, और वो एंटीबायोटिक अगेन बैक्टीरिया से बनाई गई है और दूसरे ऑर्गेनिज्म फंजाई से बनाई गई है. सो देयर आर वेरियस फंजाई एंड बैक्टीरियाज जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है, और वो एंटीबायोटिक्स फिर कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस को खत्म करने में मदद करती है. सो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल. सो देखिए बेटा, माइक्रोब्स लाइक ईस्ट, लाइक बैक्टीरिया, इनसे हमें मिलती है एंटीबायोटिक्स जो कि किल करते हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीज को. तो आप लिख सकते हैं जैसे कि ईस्ट से पेनिसिलिन मिलता है, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम. बैक्टीरिया से बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन, फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस
अलग अलग होते हैं। इसकी स्पीशीज अलग होगी, जैसे ग्रीसियस, एक टेक्सास मैंने कराया है, ठीक है। तो स्ट्रेप्सोमाइसिस, स्पेलिंग एक बार ठीक से लिखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस। एक है ग्रीसियस, ठीक है। एक आपका क्या है, स्पेलिंग का बड़ा गड़बड़ है भैया इसमें, एक आपका टेक्सा है। तो ये बैक्टीरिया से हमें कुछ वो मिलती है। अच्छा, टेक्सा से कौन सी मिलती है, टेट्रासाइक्लिन मिलती है। तो लिख लीजिए, इससे हमें टेट्रासाइक्लिन मिलती है। इनफैक्ट पेनिसिलियम नोटाटम के बाद एक और बताया था मैंने आपको, क्राइसोजीनम। नाउ ये एंटीबायोटिक्स हमें मिली। अब ये कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेस को दूर भगाती है, जैसे अगर मैं पेनिसिलिन की बात करूं तो ये बेटा बहुत सारी किले डिजीजेस के लिए काम है, जैसे कि पर्ट्यूसिस, ठीक है। उसके अलावा आपका डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ये सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। नेम 2 स्पीशीज ऑफ फंगस विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कोई भी 2 स्पीशीज बतानी है फंगाई की जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करती है। सो देखिए बेटा, ये तो आपको इजीली याद है, पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है। एक है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, एक बेटा है सेफेलोस्पोरिन, जहां से मिलता है। एक मिनट, एक तो आपका हो गया पेनिसिलियम नोटाटम, एक आपका हो गया पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, एक जिससे सेफेलोस्पोरिन मिलता है, ये भी आपकी एक एंटीबायोटिक है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, अरे दोबारा लिखते हैं, पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है। एक आपका हो गया पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। तो इन दोनों से ही हमें ऑब्टेन्ड होती है पेनिसिलिन। बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन मत लिखना और टेट्रासाइक्लिन मत लिखना, वो दोनों बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होती है, तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। एक आपका cephalosporin, it is also obtained from a fungi, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हमने इस क्वेश्चन को हमने यहां पे लिख दिया है, तो एक मिनट देखेंगे बेटा। क्राइसोजीनम सेफेलोस्पोरिन, इसको ठीक कर देते हैं, सेफेलोस्पोरिन, दिस इज अ एंटीबायोटिक एंड दिस इज, यहां से आपको पेनिसिलिन मिलती है एंटीबायोटिक। नाउ यहां पे हमने गलती से लिख दिया है, नाउ यू नो द राइट स्पेलिंग, तो इसको यहां से मिटा देते हैं। अब कह रहा है व्हाट इज अ सीवेज, in which ways sewage can be harmful to us, what is the key difference between primary and secondary sewage। तो 2 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया है। तो सीवेज बेटा क्या होता है, जो भी वेस्ट वाटर, वेस्ट प्लस वेस्ट वाटर कहां से आ रहा था, घरों से, रेसिडेंस से, रेसिडेंशियल एरिया से, और
जो आपकी कमर्शियल एरियाज होते हैं, इन दोनों से ही जो आता है वेस्ट वाटर, दैट इज कॉल्ड सीवेज. विच वेस्ट सीवेज कैन बी हार्मफुल फॉर अस. तो हार्मफुल के हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे, जरा याद करो. सीवेज बेटा अगर हम छोड़ेंगे वाटर वगैरह में तो वो वाटर की पॉल्यूशन करेगा, यस और नो. वाटर पॉल्यूशन की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं दे विल डाई बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ बीओडी, यस और नो. ऑर्गेनिक वेस्ट जाएगा तो बीओडी बढ़ेगी और एक्वेटिक एनिमल्स डाई. सो देयरफॉर जिसकी वजह से फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी. और क्या लिख सकते हैं बेटा, बहुत सारे पैथोजन यहां से इवॉल्व हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं. सिमिलरली ऐसे वेक्टर्स जो कि डिजीज फैलाते हैं वो भी इंक्रीज हो सकते हैं. ठीक है, चलिए. व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट. तो ये मैंने आपको बताया है, ये इजी है, ये एग्जाम में आपके बोर्ड्स में भी पूछा गया है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है. सो देखिए बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये आपका एक फिजिकल ट्रीटमेंट होता है. तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि दिस इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट और वो आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था. उसमें हम माइक्रोब्स यूज करते थे. सो दिस वाज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ठीक है. अब प्राइमरी में क्या होता था, इसमें हम दो टेक्निक यूज कर रहे हैं. एक तो सीक्वेंशियल फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन. सीक्वेंशियल फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन. और सेकेंडरी में बेटा क्या होता था, पहले तो आपके एरोबिक ऑर्गेनिज्म फ्लॉक्स, उसके बाद वो वाला जब पानी बाहर जाता था सेटलिंग टैंक में, फिर एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करता था. सो यहां पे हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, बायोलॉजिकल माइक्रोब्स को यूज करते हैं जो उसको डाइजेस्ट करेगा. अब फिजिकल प्रोसेस में क्या होता था, जो बड़ा बड़ा सारा कूड़ा है, जो बड़ा बड़ा वेस्ट है, वो बेटा फिल्टर होता था. फिल्टर लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स. और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता था कि जो एफ्लुएंट प्राइमरी ट्रीटमेंट से मिलता है उसके ऊपर अब माइक्रोब एक्शन करते हैं. सो एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये क्या होता है, दिस इज एक्टेड अपॉन किस चीज से, फ्लॉक्स जो होते थे वो इसको डाइजेस्ट करते थे. ठीक है. सो एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी is treated by aerobic microbes until BOD कम नहीं हो जाए. ठीक है. So this is the difference between primary and secondary treatment. चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7. Do you think microbes can be used as a source of energy? If yes, then how? माइक्रोब्स को सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है सीधा सीधा. सो देखिए बेटा, माइक्रोब से ही हमें मिलती है बायोगैस. कैसे मिलती है बायोगैस? विद द यूज ऑफ एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म. और इसके अंदर जो मेन है मीथेनोजन, जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो बायोगैस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. हाउ इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. ठीक है. दूसरे बेटा क्या होते हैं, अब सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या सोर्स है, तो माइक्रोब से हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट भी मिलते हैं. तो हम ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. एनर्जी का सोर्स फूड प्रोडक्ट भी है. चलिए
नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोब कैन बी यूज्ड टू डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, एक्सप्लेन हाउ दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड। क्वेश्चन में पूछा है कि माइक्रोब्स को इस्तेमाल किया जाता है डिक्रीज करना केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी हम एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करेंगे। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ताकि फर्टिलिटी को बढ़ाई जाए। सो हम ऐसे नेचुरल माइक्रोब यूज करेंगे, नॉर्मल माइक्रोब जिनकी ग्रोथ से सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप इंक्रीज होती है, क्योंकि वो सॉइल के लिए नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, प्लांट्स के लिए फॉस्फोरस, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स कैन हार्म यूजफुल ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम यूज करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स को। सो बेसिकली बेटा आपको बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में लिखना है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस चीज के लिए यूज है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया को हमने दो पार्ट्स में बांटा, एक जो कि सिम्बायोटिक है और एक जो कि फ्री लिविंग है। तो सिम्बायोटिक में आपका एग्जाम्पल आता है राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रहता है। फ्री लिविंग में कौन से आते हैं? एजोटोबैक्टर, ये बेटा कॉटन प्लांट्स के लिए यूजफुल होता है। एजोस्पाइरिलम, ठीक है। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि साइनोबैक्टीरिया में यहां पे भी सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। अच्छा, एक चीज और बेटा लिखेंगे, एनसीईआरटी में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये पैडी फील्ड्स में बहुत यूजफुल है, यानी जहां पे राइस हम उगाते हैं, तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। चलिए, सिम्बायोटिक का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? अजोला विच इज अ फर्न, वो बेटा एनाबीना के साथ सिम्बायोटिक में रह करके नाइट्रोजन फिक्स करता है। फ्री में आपका क्या आ गया? नोस्टॉक हो गया, ऑसिलेटोरियो आ गया, टोरिया आ गया। देन फंजाई में आपका क्या आ गया? थर्ड माइकोराइजा। सो यहां पे आपने ग्लोमस फंजाई पढ़ा, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके यहां पे बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन से हैं, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की जगह पे हम यूज कर रहे हैं, ये ना ही तो यूजफुल ऑर्गेनिज्म को मारेंगे, ना ही क्रॉप को हार्म पहुंचाएंगे, ना ही सॉइल की फर्टिलिटी खराब करेंगे, ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ये आगे पहुंचेंगे, बायो मैग्निफिकेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सो इसमें हमने क्या किया था? जैसे बेटा फंजाई को हम यूज कर सकते हैं एज अ हर्बिसाइड, याद है बताया था, फाइटोफथोरा। देन उसके बाद एक ट्राइकोडर्मा इज ऑल्सो अ फंजाई, ये रूट इकोसिस्टम वाला है भाई फंजाई, जो कि बीमारियां होने से बचाएगा। उसके अलावा हमने क्या किया? ट्राइकोडर्मा के अलावा हमने माइक्रोब्स की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया की बात करूं, तो बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद बक्यूलोवायरस किया था, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस NPV1। चलिए, और हमने कौन से एग्जांपल्स पढ़े थे? और भी बहुत सारे थे, बैसिलस था, ये बैक्यूलोवायरस हो गया। देन बेटा उसके अलावा हमने लेडी बर्ड किया था, ड्रैगन फ्लाइज किया था, ये इंसेक्ट्स को मार रही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा करके दिया हुआ है। देखिए बेटा, 3 सैंपल लिए गए पानी के,
एक जो कि रिवर वाटर है, दूसरा अनट्रीटेड सीवेज वाटर, यानी ऐसा पानी जो कि अभी सीवेज ही है, जो आया है घरों से, हर जगह से, ना ही इसको फिजिकल ट्रीटमेंट दिया गया है और ना ही इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया गया है। एंड तीसरा बेटा है सेकेंडरी एफ्लुएंट डिस्चार्ज, ठीक है, जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है फ्रॉम अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो सब्जेक्टेड टू बीओडी टेस्ट। इन तीनों का बीओडी टेस्ट किया गया। द सैंपल्स वर लेबल्ड एज ए, बी एंड सी, ठीक है, कौन सा है नहीं पता। अब बीओडी नापी गई तो एक की बीओडी 20 के आसपास थी, एक की बेटा 8 थी और एक की 400 थी। नाउ ये बोला है कि ए बी सी, सो ए बी सी, ए की 20 है, 8 और 400। विच सैंपल ऑफ वाटर इज मोस्ट पोल्यूटेड, हमको यहाँ पे बतानी है। कैन यू असाइन द करेक्ट लेबल टू ईच अज्यूमिंग द रिवर वाटर इज रिलेटिवली क्लीन। अब देखिए, लास्ट लाइन नहीं भी दी होती तो भी हमें पता होता। बेसिकली मुझे ये पता लगाना है कि इन 3 सैंपल में से ये बीओडी किसकी होगी, बीओडी ना। बेटा रिवर वाटर क्या है, हम सीवेज ट्रीटमेंट के बाद उसको रिवर में डंप कर रहे हैं पानी को, तो नेचुरली रिवर वाटर में इतनी गंदगी नहीं होगी। तो मैं कह सकती हूं अगर इन तीनों में देखा जाए तो सबसे कम मुझे कहां पे मिलेगी और सबसे ज्यादा मुझे कहां पे मिलेगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अनट्रीटेड सीवेज वाटर, तो सबसे ज्यादा जो मेरे को सीवेज वाटर है, सबसे ज्यादा उसी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि उसमें एरोबिक बैक्टीरिया काम कर रहे हैं और बेटा उसमें आपकी बीओडी ज्यादा है, ठीक है, और तब तक वो हम ट्रीट कराते हैं जब तक वो कम नहीं हो जाए। सेकेंडरी एफ्लुएंट जो होता है उसमें कंपैरेटिवली उससे कम होती है। नाउ अब मैं अगर यहाँ पे देखूंगी तो सबसे ज्यादा मुझे कहां मिलेगी, सो नेचुरली बेटा रिवर वाटर की सबसे कम होगी, लेस पोल्यूटेड होगा। अनट्रीटेड सीवेज वाटर, इसमें सबसे ज्यादा होगा ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, यानी कि सबसे ज्यादा बीओडी, और यहाँ पे होगा सेकेंडरी एफ्लुएंट। तो सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है, सी, फिर ए, फिर बी। ऑलराइट, चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फॉलोइंग एंड डिस्कस विद योर टीचर सिंगल सेल प्रोटीन एंड सॉइल। अब देखिए बेटा, ये वाला जो आपका चीज है ना सिंगल सेल प्रोटीन, ये आपको इससे पिछले वाले चैप्टर में दे रखा है। सो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स वाला चैप्टर एक साथ किया। अब हम इस टॉपिक को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चंस। सो सिंगल सेल प्रोटीन, लेकिन आपको याद होगा ये ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है बेटा। सिंगल सेल कोई भी ऐसी चीज जो कि एक सेल का है। कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के तो ईस्ट भी हो सकते हैं, सिंगल सेल के तो एल्गी भी हो सकती है, सिंगल सेल तो बैक्टीरिया भी होता है, ये सारे हो गए। इनमें जिसमें प्रोटीन का काफी ज्यादा अच्छा सोर्स है, तो मैं उसका कल्चर कराऊंगी और उसको प्रोटीन के लिए यूज करूंगी। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा स्पाइरुलिना एंड कॉलेरा, क्लोरेला, सॉरी स्पेलिंग ठीक करेंगे, क्लोरेला, ठीक है। ये बेटा आपने पढ़े थे, दीज आर यूनिसेल्यूलर एल्गी, और इनमें खूब सारी अमाउंट का प्रोटीन होता है। इसीलिए बेटा इनको स्पेस प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेस में ले जाया जाता है फॉर द प्रोटीन सोर्स। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो स्पाइरुलिना के टैबलेट्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें खूब सारा प्रोटीन होता है। तो ये एक सिंगल सेल प्रोटीन की तरह ही काम कर रहा है ना। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल। सॉइल में कैसा होगा, सो कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, चाहे फ्री लिविंग चाहे सिम्बायोटिक,
ये बेटा हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो एग्जाम्पल दे सकते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, ठीक है। तो ये रोल होता है इनका माइक्रोब्स में। चलिए नाउ बेटा अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज जो हमको माइक्रोब से मिल रही है सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? आपको दे रखा है बायोगैस, आपको दे रखा है सिट्रिक एसिड, पेनिसिलियम एंड कर्ड। आपको ये बताना है, डिस्कस करना है कि इनमें से कौन सा सबसे बेहतर होगा सोसाइटी के लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वैल्यू बेटा किस चीज की होगी। अब आप मुझे बताइए, पेनिसिलियम नोटाटम से मिलता है पेनिसिलिन, मिथेनोजेंस से हमें मिलती है बायोगैस, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, और लैब से हमें मिलती है कर्ड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है बेटा। पेनिसिलियन एक एंटीबायोटिक है, ये हमको बहुत सारी बीमारियों से दूर करने में मदद करेंगी। तो यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज होगा, तो बेटा सबसे पहले क्या पेनिसिलियम नहीं होगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि सबकी जान बचानी है, सबको बीमारियों से दूर करना है। तो सोसाइटी के लिए पेनिसिलिन बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे बेटा बायोगैस, ये एक ऐसी गैस है जो कि बहुत अच्छा फ्यूल बनाती है। उसके अलावा यहाँ पे भी हम सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना ही तो ये ज्यादा पॉल्यूशन फैलाती है बेटा, ना ही इसको हम फीसेस वगैरह, काउ डंग, इन सब से हम बनाते हैं, तो हम पैथोजेंस को रोक रहे हैं, हम बीमारियों को रोक रहे हैं। सो हम पॉल्यूशन, डिजीज को भी रोक रहे हैं। सिट्रिक एसिड यूजफुल है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज है। काफी सारी चीजें जो बड़े स्केल में बनती है उनमें सिट्रिक एसिड यूज होता है, और सिट्रिक एसिड बनाने वाली इंडस्ट्रीज रोजगार देती है, सब कुछ देखती है। तो यस बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में मैं कहूंगी कर्ड। कर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कर्ड भी बनाई जाती है इंडस्ट्रीज में, बट ये इंडिविजुअल के डिपेंड है, आप खाएंगे नहीं खाएंगे। इंडस्ट्री ने बना दिया, आप नहीं खा रहे हो तो ठीक है, किसी को फायदा नहीं है, मन नहीं खा रहा है, जिसको फायदा है वो खा रहा है। बट इन दोनों के कंपैरेटिवली सिट्रिक एसिड कई चीजों में काम आता है। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस का ऑर्डर होगा। चलिए नाउ बेटा, विद दिस हम यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं एंड अब स्टार्ट करेंगे एक क्विज। एंड क्विज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए, Which one of the following pair is correctly matched? आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको ऑर्गेनिज्म दिया है और उससे मिलने वाली चीजें दे रखी हैं। आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। चलिए बताइए। Next, which of the following is widely used as a successful fertilizer in Indian rice field? सबसे बेहतर यहाँ पे कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जिसको इंडियन राइस फील्ड में, पैडी फील्ड्स में यूज किया जाता है? चलिए बताइए बेटा। साइनोबैक्टीरिया, हिंट दे रही हूं, साइनोबैक्टीरिया मदद करते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन देखेंगे।
बेटा देखिए यहाँ पे पूछा था कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अब आप राइजोबियम को मार्क कर दोगे। जहां ध्यान से देखो, राइजोबियम यस लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, बट क्या ये पैरासाइट की तरह होता है? नो बेटा, ये सिम्बायोटिक है। पैरासाइट हमेशा हार्म करते हैं, बट इट इज नॉट हार्मिंग, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। माइकोराइजा क्या मिनरल अपटेक में मदद करता है? यस, फास्फोरस देता है प्लांट को। ईस्ट बायोगैस, नो मिथेनोजेंस। एजोस्पाइरिलम क्या नाइट्रोजन फिक्स करता है? बिल्कुल कर सकता है, बट ये सिम्बायोटिक नहीं है, इट इज फ्री लिविंग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहां पे पूछा है पैडी फील्ड्स में, तो साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में अजोला है। यस, सो दिस इज द राइट आंसर। एजोला से रिलेटेड है ना भाई, बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहा है। तो साइनोबैक्टीरिया में बेटा आपने एनाबीना अजोले किया था, और ये एनाबीना एक फर्न के साथ है, और वो फर्न भी एजोला है। ठीक है, सो विद दिस थिंग हम ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय एंड थैंक यू।